हॉरर कहानियां टीवी। गूंज। रात के ठीक 1 बजे तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली में अपने घर की बालकनी में खड़ी सुमन खोई खोई कुछ सोच रही थी। अंदर आ जाओ ना। उसके घर के अंदर से आवाज आती है। तब भी सुमन काले अंधेरे में खड़ी न जाने किसका इंतजार कर रही थी, जिसमें से एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ उसके पास वाले घर में लाल रंग की एक कार से उतरती है और बारिश में भागती हुई सामने वाले घर में चली जाती है। हेलो, कौन? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, लौटाओगी नहीं? आपका क्या सामान? कौन है आप? और मैं तो इस घर में कुछ सेकंड्स पहले ही आई हूँ। आपको यहाँ का नंबर कैसे पता चला? मम्मी, हो सकता है कि जो फैमिली यहाँ पहले रहती हो ये कॉल उनके लिए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर कड़कड़ाती बिजली एक अनजान आदमी के फोन ने नेहा को डरा दिया था। वो फौरन कॉल रख देती है। चलो बच्चों, कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। पर यहाँ इतने अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा मम्मी। फ्लैश लाइट ऑन करो ना। नेहा फ्लैश ऑन करती है, जहां उसे ऊपर जाने की सीढ़ियां दिखती हैं और चारों तरफ सफेद कपड़ों से ढके हुए फर्नीचर। तभी नेहा की 3 साल की बेटी उससे कहती है, मम्मा घोस्ट। नो माय लव, ये तो वाइट क्लोथ्स हैं। चलो ऊपर, मम्मा आपको स्टोरी सुनाएगी। सुननी है ना? चलो चलो चलो। नेहा स्ट्रॉबेरी को गोद में उठाती है और रोहन के साथ सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। एक एक कदम उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो सीढ़ियों पर नहीं दलदल में कदम रख रही हो। ये मेरे पैर सीढ़ियों में धंस क्यों रहे हैं? बहुत देर चलने के बाद सीढ़ियां खत्म होती हैं। ऐसा लग रहा है मानो मैं जन्म से बस चल ही रही हूँ। जैसे तैसे थकी हारी नेहा ऊपर कमरे में पहुंचती है। जैसे ही फ्लैश बेड पर पड़ता है, वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे पहले से ही बिस्तर पर सो रहे हैं। मेरा सर चकरा रहा है। बच्चे तो मेरी गोद में थे, यहाँ कैसे आ गए? और वो भी मुझसे पहले। नेहा कुछ समझ नहीं पाती और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगली सुबह उसकी आंखें सूरज की किरणें चेहरे पड़ने से खुलती हैं। नेहा बालकनी में जाती है, जहां उसे सुमन अपने बालकनी में खड़ी दिखती है। ऐसा लग रहा था मानो सुमन रात भर से वहीं खड़ी थी। सुमन नेहा को मुस्कुराकर देखती है। हेलो, मैं यहाँ कल ही शिफ्ट हुई हूँ। मेरे हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। आसपास कहीं घर ही नहीं मिला, तब 40 किलोमीटर दूर यहाँ ये घर मिला। आप यहाँ पर कब से हैं? पता नहीं, सालों हो गए, यहाँ कोई आया ही नहीं। पर अब तुम आई हो तो राहत सी लगी। आओ ना घर पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे कल रात ना यहाँ कुछ अजीब महसूस किया मैंने। मैं आकर बताती हूँ। नेहा सुमन से मिलने उसके घर जाती है और पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में उसको बताती है। ये तो कुछ भी नहीं है नेहा। ऐसे तो कई इंसिडेंट्स मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुए हैं और रोज होते ही हैं। सुमन अपनी कार में बैठी अपने नए ठिकाने की ओर बढ़ रही थी। जंगल के बीच से गुजरती वो खुद से कहती है, ये सिविल इंजीनियर्स की लाइफ ना बड़ी मुश्किल है। कहाँ जंगल झाड़ी में रहना पड़ेगा। कार एक घर के पास रुकती है। लीजिए मैडम, हम आ गए। आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। मैं ये बगल वाले घर में ही हूँ। सुमन घर के अंदर जाती है। डाइनिंग टेबल पर पहले ही खाना रखा हुआ था, पानी का गिलास भी, टीवी ऑन ही था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी यहाँ कोई था या है। चलो, कंपनी अच्छी है, सब अरेंजमेंट्स मेरे आने के पहले ही कर रखे हैं। सुमन खाने की टेबल पर बैठती है, जहां 5 लोगों का खाना परोसा हुआ था।
5 प्लेट किसके लिए सर्व कर दिया? हाथ है। सुमन अपनी प्लेट से खाना शुरू करती है और उसी वक्त बाकी 4 प्लेटों से भी खाना गायब होने लगता है। प्रमिल, कहाँ हो तुम प्रमिल? सुमन भागती हुई अपने ड्राइवर के घर पर जाती है। सुमन क्या देखती है कि प्रमिल जमीन पर गिरा हुआ है। फर्श पर हर तरफ खून ही खून। प्रमिल के मुंह से भी खून आ रहा था। वो कराहता हुआ कहता है, मैम, यहाँ रूहें रहती हैं। ये आपको भी नहीं छोड़ेंगी। ये कहते कहते ही प्रमिल दम तोड़ देता है और सुबह के 11 बजे अचानक ही अंधेरा छा जाता है। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। मम्मी आई, अरे कोई खाना देगा क्या मुझे? अरे जी सुनिए ना, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। पापा बचाओ, ये लोग कौन है? सुमन अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लेती है और जोर जोर से चीखती है। अचानक एक सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है। सुमन प्रमिल के घर से बाहर निकलती है। चारों ओर घुप अंधेरा, वो भी कुछ देख नहीं पाती और वापस अपने घर की ओर लौट आती है। इससे अच्छी तो मौत होती। ये मैं कहाँ फंस गई? मम्मा गोदी। अरे सुमन, क्या मरने वरने की बात करती रहती हो? जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। ये कौन बोल रहा है? तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सुमन देखती है कि वो किचन में है। उसके ठीक बगल में एक औरत, जिसके बाल उसके चेहरे की ओर थे, गैस के फ्लेम में अपने दोनों हाथों को पका रही थी। तुम कौन हो? कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? इनको बहुत पसंद है मेरे हाथों का खाना, तो मैं भी चखवा दूं क्या? कर्कश आवाज में ये कहती हुई वो औरत झट से सुमन के हाथों को आग में डाल देती है। सुमन चीखती रहती है पर वो औरत उसके हाथों को नहीं छोड़ती। तुम्हारे पेट में एक बच्चा है ना, सुन लिया मैंने। और औरत ये कहती सुमन के पेट पर हाथ फेरने लग जाती है और उसके पेट में हाथ डालकर मांस का टुकड़ा बाहर निकाल कर खा लेती है। मेरा बच्चा। ये तो कुछ भी नहीं, उधर देखो। वो औरत दीवार की तरफ इशारा करती है। दीवार पर खून के ऐसे धब्बे थे मानो नवजात शिशुओं को उसी दीवार पर पटक पटक कर मार दिया गया हो। तभी वहां लगभग 5 साल का एक बच्चा आता है। उसका शरीर पूरा सफेद और आंखें काली थी। माँ, भूख लगी है। वो औरत अपने आग में सेके हुए हाथ को वहीं पास में पड़े चाकू से काटकर बच्चे को खाने को दे देती है। सुमन तो समझो अब मर ही चुकी थी। इतना कुछ देखने के बाद कौन ही जिंदा रह सकता था। अब उसका शरीर भी गवाही दे रहा था। एक कदम भी चलना मुश्किल था। वो दीवार को पकड़ पकड़ कर बाहर हॉल में आती है, जहां डाइनिंग टेबल पर 5 लोगों को बैठा देखती है। बिना सर का एक आदमी टेबल पर अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ बैठा था। सभी सुमन की ओर देखते हैं। मम्मी, तुम मेरी मम्मी बनोगी। यहाँ हमारी जैसे बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सारे। फिर उस लड़की का क्या हुआ? वो अब जिंदा है? हाँ, उन लोगों को एक जिंदा इंसान भी चाहिए था, जिसे वो रूहें रोज मारे, रोज। पता नहीं कितनी ही रूहें हैं, आज भी 1-2 तो दिख ही जाती हैं। वो लड़की तो बस निकलने का राह ढूंढ रही है, पर वो निकलेगी कैसे? क्या कोई तरीका है? हाँ, किसी और को उन रूहों के हवाले कर देना
यही एकमात्र रास्ता है। तो उसने किसे उन आत्माओं के हवाले किया? किया नहीं, अब करेगी। तुम्हें ये वही घर है और वो लड़की मैं हूँ। अलविदा नेहा। हॉरर कहानियाँ टीवी। प्रेत। जिंदगी किस वक्त अपना रुख बदल लेगी ये कोई नहीं जानता। कब फूलों से भरी बगिया उजड़कर खाक हो जाएगी, कब मैदान बंजर रेगिस्तान हो जाएगा और कब खुशियों से भरी जिंदगी मायूस हो जाएगी ये कोई नहीं जानता। ये कहानी है कनिष्का की, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके जीवन का अगला पल उसके लिए क्या लाने वाला था। एक ऐसा अंधेरा जो हमेशा के लिए उसकी खुशियों को खा जाने वाला था। मम्मा, तुम कब से तैयार हो रही हो और कितनी देर? जल्दी चलो ना, हम लेट हो जाएंगे। अभी आई लाडो, बस 2 मिनट, साड़ी तो पहनने दे। लगता है आप भूल गई है कि आज मेरी कॉन्वोकेशन सेरेमनी है और मैं फर्स्ट आई हूँ। आज के दिन मैं लेट नहीं हो सकती मम्मा। इसीलिए तो समय लग रहा है लाडो। जिसकी बेटी फर्स्ट आई है उसे तैयार भी तो फर्स्ट क्लास होना पड़ेगा ना। कनिष्का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। हमेशा फर्स्ट आना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना, ये सब उसके लिए आम था। हड़बड़ाते हुए अपनी मम्मी और पापा के साथ कनिष्का अपने कॉन्वोकेशन में चली जाती है। आई मस्ट से मिस्टर एंड मिसिज वर्मा, यू आर वेरी लकी जो आपके घर इतनी होनहार बच्ची पैदा हुई, वरना इस उम्र में तो अक्सर लड़के और लड़कियां भटक जाते हैं। पर कनिष्का दिन रात अपनी पढ़ाई में लगी रही और आज उसने हमारे कॉलेज का नाम पूरे स्टेट में रोशन किया है। स्टेज पर जाकर कनिष्का अपनी डिग्री लेती है। उसके लिए आज का दिन बेहद खुशी का था और वो इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। तभी कनिष्का की फ्रेंड्स उसके पास आती हैं। कनिष्का, इस बार तो हमें पार्टी चाहिए। हर बार तू बचकर निकल जाती है। अरे कौन सी मेरी जॉब लग गई है, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है। अब बस लंदन यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए तब पार्टी पक्की। तुम लोग कनिष्का की बातें तो रहने ही दो, मैं दूंगी पार्टी। आफ्टर ऑल कॉलेज की डिग्री मिल गई है मेरी बच्ची को। शी इज अ ग्रेजुएट नाउ। तो आज रात को मेरे घर पर पार्टी रहेगी, तुम सभी को आना है। रात को सभी पार्टी में आते हैं। सभी बच्चे नाच कूद रहे होते हैं। तभी कनिष्का खिड़की पर जाकर बाहर देखती है, जहां सामने के घर की छत पर बैठी एक औरत उसे लगातार घूरे जा रही थी। ये मिस्टर शाह के घर में ये औरत कौन है? वो तो अकेले रहते हैं। तभी वहां कनिष्का की फ्रेंड आ जाती है। तू यहाँ रात को बाहर तारे देख रही है क्या? चल ना, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। कनिष्का नेहा के साथ चली तो जाती है, पर उसे बहुत अजीब महसूस होने लगता है, मानो कोई सदियों पुराना दुख उसकी आत्मा को याद आ गया हो। ये अचानक मुझे रोने का मन क्यों कर रहा है? और ये स्मेल कहाँ से आ रही है? मम्मी, मम्मी लगता है कोई पार्टी में नॉनवेज ले आया है। आर यू गॉन मैड कनिष्का? वी ऑल नो कि तुम्हारी फैमिली वेजिटेरियन है। तो ये सड़ी हुई मछलियों का गंध कहाँ से आ रहा है? क्या मजाक है ये कहकर कनिष्का जोर जोर से चीखने लग जाती है। कनिष्का की आवाज सुनकर गौतम वहां आता है। ड्रामा मत करो कनिष्का, बस इसी कारण से ही मैं पार्टी वार्टी पसंद नहीं करता। चलो जाओ जाओ अपने कमरे में। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और इसके बाद कनिष्का का बिहेवियर और भी खराब होता जाता है। रात को 3 बजे अचानक उठकर कनिष्का दीवारों से बातें करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर रीना भागते हुए आती है। अरे बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और दीवार को देखकर किससे बात कर रही हो लाडो? कोई नहीं है यहाँ। रीना कनिष्का को सीने से लगा लेती है। कनिष्का का शरीर बहुत गर्म था। रीना ये देखकर सोच में पड़ जाती है। आज तक मेरी बच्ची ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, आज क्या हो गया है इसे? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी और अब अचानक इतना तेज बुखार। ये सब क्या हो रहा है? रीना भागकर थर्मोमीटर लाती है और कनिष्का का टेम्परेचर चेक करती है।
पर उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? अचानक मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई? रीना अपनी बेटी के साथ ही सो जाती है और अगली सुबह डॉक्टर को बुलाती है, पर डॉक्टर के टेस्ट के बाद भी सब कुछ नॉर्मल ही निकलता है। अब ये क्या नया लफड़ा आ गया है? एक और नया खर्चा। ये क्या कह रहे हैं आप? जब तक कनिष्का टॉपर थी तब तक आपकी बेटी थी, और आज बेचारी बच्ची तकलीफ में है तो ये सब कहने लगे आप? रीना और गौतम में बहस हो जाती है। गुस्से में गौतम घर से बाहर निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि मिस्टर शाह अब नहीं रहे। वो घर आकर कनिष्का के पास बैठी रीना को इस बात की खबर देते हैं, जिसे सुनते ही अब तक सोई कनिष्का अचानक मुस्कुराने लगती है और भागती हुई अपनी अलमारी खोलती है और सारे सामान को बाहर बिखेर देती है। क्या ढूंढ रही है बेटा, मुझे बता लाडो। इतने में कनिष्का के हाथ कैंची लग जाती है, जिसे लेकर वो अपने सर के सारे बाल काटने लगती है। मिल गया मम्मा, मिल गया। ये क्या किया तूने? अरे क्या हुआ है लाडो तुझे? मुझे पता, तूने कल से कुछ खाया भी नहीं। कुछ खा ले बेटा, कमजोर हो जाएगी। पेट भर गया है। कितनी उल्टियां भी की मैंने। पूरे के पूरे शाह को खाकर बैठा हूँ मैं। खाकर बैठा हूँ? ये सब क्या कह रही है तू? बाथरूम में जाकर देख ले। रीना बाथरूम में जाती है, जहाँ बेसिन में नीले रंग की उल्टी थी, जिसमें मांस के टुकड़े थे, जिसे देखकर रीना को भी उल्टी आने लगती है। वो भागकर वापस कनिष्का के कमरे में आती है। सुनिए जी, हमें जल्द से जल्द कनिष्का को किसी पंडित जी के पास ले जाना होगा। ये कुछ और ही है। आज के जमाने की होकर तुम ये सब क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। गौतम अपनी पत्नी की बात को इग्नोर कर देता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। भूखी रहने के कारण अब कनिष्का के शरीर की हड्डियां भी दिखने लगती है। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके थे। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहुत हुआ। रीना अपनी जान पहचान के एक पंडित जी को अपने घर पर लेकर आती है, जो कनिष्का की हालत देखकर ही समझ जाते हैं। बच्ची की हालत बहुत खराब है, इसे मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं, जो कुछ ही दिन पहले साधना के लिए हिमालय जा चुके हैं। रीना हर तरफ हाथ पैर मारती है कि कहीं कोई रास्ता दिख जाए। फिर उसे घोस्ट कैचर के बारे में पता चलता है। डूबते को तिनकी का सहारा समझ रीना उनकी टीम को भी अपने घर पर बुला लेती है, और वो लोग कनिष्का से पूछताछ शुरू कर देते हैं। क्या आई हो तुम और कौन हो? कितनों के नाम बताऊं? मतलब तुम एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो इस लड़की के शरीर में। बताओ बताओ कितने हो? हम 42 प्रेत हैं। कनिष्का की बात सुन वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसके शरीर में बसे इन प्रेतों को निकालना अब किसी के बस में नहीं रह गया था। उसी शाम कनिष्का की मृत्यु हो जाती है, जिसका सदमा रीना बर्दाश्त नहीं कर पाती और सब कुछ छोड़ अपनी बेटी के साथ हुए इस हादसे के पीछे की वजह का पता लगाने निकल पड़ती है। हॉरर कहानियां थी। कौन थी वो? मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। माँ ने मुझे फोन पर बताया, घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना, वहां पर एक नया कमरा बनवा लिया है। इतने सालों के बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखा, कुछ अलग सा लगा। माँ, ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है। तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताज़ा हवा मिल जाया करेगी। अब तो ये सब छोड़ और चल जल्दी से दूध पी ले। माँ, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी, आप सो जाओ। मैंने दूध का गिलास उठाकर उस खिड़की में रख दिया। पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई। दूध का गिलास धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही दूध का रंग लाल हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। चारों तरफ धूप अंधेरा था। उस अंधेरे की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे छोटे बच्चे आपस में खिलखिलाकर मस्ती कर रहे हो।
इतनी रात को इतने घनघोर अंधेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? घड़ी में वक्त देखा तो ठीक 12 बजे थे। देखकर मैं सन्न रह गई। बुरी आत्माओं और भूतों की कई कहानियां मैं सुन चुकी थी। वक्त भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट। सुना था कि ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माएं औरतों का पीछा करती है, तो क्या मेरे पीछे भी? पसीने से तरबतर बड़ी मुश्किल से, जैसे कांपते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया। जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकलकर माँ के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटी, लगा कोई साया हवा की स्पीड से दरवाजे के सामने से गुजर गया। आवाज़ मेरे गले में अटक कर रह गई। मैं जोर से चीख कर माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो आवाज खुद मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो माँ तक कैसे पहुंचती? खिड़की के पल्ले एक बार फिर तेज हवा के झोंके से धड़ाम करके खुल गया और पूरी ताकत से मैं चीख पड़ी। जानती थी मेरी चीख की आवाज सुनकर कुछ ही सेकंड में माँ वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा कलेजा डर के मारे फटा जा रहा था। आखिर माँ ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? इतनी गहरी नींद में तो माँ कभी नहीं सोती। ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पलटकर उस तरफ देख भी सकूं। हवा का एक सनसनाता हुआ झोंका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकराया। लगा जैसे किसी ने दबी हुई आवाज में धीरे से मुझसे कहा, चली जाओ यहाँ से। मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और एक बार फिर ताकत लगाकर जोर से चीखने की कोशिश की। माँ! पापा! मेरी आवाज उस कमरे की दीवारों से टकराकर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी। जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी, कुछ ही देर बाद उससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चीख मुझे सुनाई देने लगी। ये आवाज ठीक मेरे पीछे खिड़की से आ रही थी। वो आवाज मेरे कानों में पिघलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी। उन आवाजों में हैवानियत थी। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं है, इतना मैं समझ चुकी थी। कांप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक मेरा हाथ बेड पर रखी टॉर्च पर पड़ा। किसी तरह ताकत लगाकर टॉर्च का बटन ऑन किया, लेकिन ये क्या? सामने दरवाजे पर 3 छोटी लड़कियां खड़ी हुई थी। उनके हाथ में स्टील के चमचमाते हुए चाकू थे। मैं घबराकर लड़खड़ाई और पीछे की तरफ हटी, लेकिन तब तक वो मेरे पास आ चुकी थी। उनकी गर्दन टेढ़ी थी और उनके हाथों के वो चाकू मेरे पेट को निशाना बनाने को तैयार। मैं जोर से चीखी, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। सोनाली, सोनाली, क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? उठ बेटा, क्या हुआ? हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो दिन निकल आया था। माँ मुझे जगा रही थी। मेरा चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था। क्या हुआ बेटा? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी। वो मेरे बच्चे को मार देगी माँ। वो लड़की मेरे बच्चे को। मैंने घबराकर अपने पेट को छुआ। सब कुछ ठीक था। और वो दूध जो रात को यहाँ पर गिर गया था, उसका रंग लाल हो गया था। माँ ने हंसते हुए दूध का गिलास मुझे दिखाया। तुमने दूध पिया ही नहीं, पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। तुमसे कहा था ना सोनाली, सेहत के लिए लापरवाही ठीक नहीं बेटा। लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा था। ये सपना कैसे हो सकता है? गोद लिया बेटा। महिमा, अब भी समय है, ज्यादा देर नहीं हुई है। वंश को चलाने के लिए लड़का ही जरूरी होता है। लड़कियों का क्या है, वो तो पराया धन होती है। एक ना एक दिन तेरी बेटी दृष्टि भी अपने ससुराल चली जाएगी। फिर बुढ़ापे में कौन तुम्हारा सहारा बनेगा, कभी सोचा है तुमने? मम्मी जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन किसी दूसरे के बेटे को हम कैसे अपना लें भला? जिस किसी भी बच्चे को हम गोद लेंगे, उसकी रगों में तो किसी दूसरे का ही खून होगा ना।
और मैं दूसरे के बच्चे को पाल नहीं सकती। हाँ माँ, महिमा ठीक कह रही है। वैसे भी दृष्टि अब 8 साल की हो चुकी है, सब समझने लगी है वो भी। अगर हम बच्चा गोद ले भी लेते हैं तो हो सकता है कि कल को वो भी उस बच्चे को एक्सेप्ट ना कर पाए। अरे वो सब तुम समय पर छोड़ दो, समय के साथ साथ उसे भी सब समझ में आ जाएगा। वसुंधरा अपनी बेटी बहू को रोजाना यही बात बोलती, जिसे गिरीश और महिमा नजरअंदाज करते रहते। फिर एक दिन, तुम लोगों को पता है वो जो हमारे पड़ोस में विमला रहती थी ना, जिसकी सिर्फ 2 बेटियां थी, आज उसकी बंद कमरे में लाश मिली है। जानती हो, उसकी सास ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि किसी लड़के को गोद ले आए, लेकिन उसने अपनी सास की एक ना सुनी, और देखो आज कंधा देने वाला भी कोई नहीं। वसुंधरा की इन बातों का गिरीश और महिमा पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि वो तुरंत ही बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। तकरीबन 3 घंटे की प्रक्रिया के बाद गिरीश 6 साल के हर्ष को संग लेकर घर पहुंचता है। आप यही चाहती थी ना माँ कि हम एक लड़के को गोद ले आए? तो देखिए, ये रहा हमारा हर्ष। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अब एक काम करते हैं, कल कुछ पंडितों को बुलाकर इसका शुद्धिकरण करा देते हैं। शुद्धिकरण? ये क्या होता है? अरे बेटा, अभी तेरी रगों में किसी और का खून है, जिसके बारे में हमें कोई खोज खबर भी नहीं है, इसीलिए तू अशुद्ध है। कल जब तेरा शुद्धिकरण हो जाएगा तब तो इस घर का वारिस बन जाएगा। तो क्या कल आप इंजेक्शन लगाकर मेरे शरीर से खून निकाल लेंगे? अरे ना ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है ऐसा ही होगा। मैंने पढ़ा था खून की शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। इसके जरिए जो हमारे शरीर में गंदा खून होता है वो निकाल देते हैं। आप लोग भी कल मेरे साथ यही करोगे ना? हर्ष के मुंह से इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। आप कहाँ से लाए हो इस बच्चे को जो इस उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? कहा था ना कोई मासूम सा बच्चा लाना। महिमा, यह अभी सिर्फ 6 साल का है। अगर मैं इससे भी छोटा बच्चा लाता तो तुम्हें पता ही है छोटे बच्चों के साथ कितनी दिक्कतें होती हैं। हाँ, लेकिन आपको एक यही बच्चा मिला जो इस उम्र में इतना कुछ समझता है। उससे तो आगे भगवान ही बचाए। मैं दृष्टि के पास जा रही हूँ, आप संभालिए इस शैतान को। अगले दिन पंडित को बुलाकर शुद्धिकरण की पूजा भी करा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी घर का कोई भी सदस्य उसे अपना नहीं पाता। वो घर में सजावट के लिए पड़ी किसी चीज की तरह था। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। समय के साथ साथ हर्ष को भी अपनी और सौतेले में फर्क समझ आ जाता है। अब दृष्टि 9 की और हर्ष 7 साल का हो चुका होता है। दृष्टि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीदी है। अब तुम्हें स्कूल बस से जाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू पापा। पापा, मेरे लिए भी आप एक साइकिल खरीद लीजिए। स्कूल बहुत दूर है, मैं आने जाने में थक जाता हूँ। अगर स्कूल इतना ही दूर है तो कल से जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर बैठ जा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अब तुझे भी साइकिल खरीद कर दे सकूं। हर्ष मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। तुम लोग क्यों उसे अपना नहीं पा रहे हो? आखिर कब तक ऐसे ही उसके साथ सौतेलापन का व्यवहार करते रहोगे? दृष्टि की तरह अब वो भी तुम लोगों का बेटा है। बुढ़ापे में वही तुम्हारा सहारा बनेगा। माँ प्लीज, आपके कारण ही हम इस लावारिस को उठाकर घर लाए हैं। इससे आगे हम और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बेटा। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो छोड़ आइए इसे वहीं जहां से ये आया था। तुम्हारे अंदर की इंसानियत कहाँ मर गई? जब से आया है तब से लेकर आज तक तुमने उसे कभी एक बाप का प्यार नहीं दिया। जरा सा भी तरस नहीं आता तुम्हें उस पर। माँ प्लीज, ये सब बातें आप मुझसे ना ही करो तो बेहतर होगा। 2 दिन बाद आज हर्ष बहुत खुश होता है और उछलते हुए अपनी माँ के पास आता है। माँ, मेरा रिजल्ट आ गया। देखिए, मैंने अपनी पूरी क्लास में टॉप किया है। तुम मुझे क्यों माँ बुला रहा है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझा? अरे क्यों डांट रही है बच्चे को? माँ ही तो है तू उसकी। सगी माँ नहीं हूँ मैं इसकी, जो ये इस तरह बार बार मुझे माँ माँ बुलाता रहता है। ये सगी माँ कौन होती है? क्या माँ भी कभी सगी और पराई होती है? लो, फिर शुरू हो गया। माँ जी, आपने ना इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। अब आप ही संभालिए इसे। दृष्टि स्कूल से आती होगी, मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। इतना कहकर महिमा वहाँ से चली जाती है। दादी, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? सब दीदी से ही क्यों प्यार करते हैं?
अरे ना ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दृष्टि बड़ी है ना, इसलिए बस सबको उसकी फिक्र लगी रहती है। फिक्र और प्यार दोनों में अंतर होता है दादी। मम्मी पापा ना तो मेरी फिक्र करते हैं और ना ही मुझसे प्यार। 7 साल के बच्चे की ये बातें सुनकर वसुंधरा खामोश खड़ी रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बोले भी तो क्या। इतने में ही वहाँ दृष्टि भी आ जाती है। मम्मी पापा मुझसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी हूँ और तुम्हें तो वो अनाथालय से उठा कर लाए हैं। दृष्टि, कितनी बार समझाया है, इस तरह बात नहीं करते। छोटा भाई है वो तुम्हारा। ये मेरा कोई भाई भाई नहीं है। दीदी, मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ, तो मेरा भी तो आप लोगों से कोई खून का रिश्ता नहीं है। उसके बाद भी जब मैं आप लोगों का स्वीकार कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं अपना रहे मुझे? शोर सुनकर गिरीश और महिमा भी बाहर आते हैं। इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है ये सब? देखिए ना पापा इस लड़की को। क्या रे हर्ष, आप कौन सा ज्ञान झाड़ रहा है तू? मैंने तो बस छोटा सा सवाल ही पूछा था दीदी से। अगर उनके लिए मैं कोई गैर हूँ तो आप कौन से मेरे सगे हैं? उसके बाद भी जब मैं आपको अपने जन्मदाता की जगह दे सकता हूँ तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हर्ष के इन सवालों से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वसुंधरा अपने आंसू पोंछते हुए गिरीश और महिमा से सवाल करती है। अब क्यों चुप हो तुम लोग? जवाब दो ना इस बच्चे के सवाल का। हर्ष के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। गिरीश और महिमा बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। ये लड़का तो जरूरत से ज्यादा ही तेज है। कहीं हमने इसे गोद लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर ऐसा ही रहा तब तो ये हमारी बेटी का हक छीन लेगा और पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। तुम सही बोल रही हो महिमा, हमें जल्दी से इस लड़के का कुछ करना होगा। ये हमारी बेटी के लिए खतरा हो सकता है। अगले दिन, हर्ष बेटा, कहाँ हो? चलो आज हम तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले चलते हैं। सच में माँ, हम घूमने जा रहे हैं? हाँ बेटा, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। हर्ष भागते हुए अपने रूम में तैयार होने जाता है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आता है, जहाँ गिरीश और महिमा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मम्मी पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम तुम्हें मेला दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। कल तुम्हारे सवालों ने हमारी आंखें खोल दी, इसलिए अब हम तुम्हें अपने सगे बेटे जितना ही प्यार देंगे। हर्ष ये सब सुनकर बेहद खुश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब उसके बुरे दिन जा चुके हैं, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी किस्मत में आखिर आगे क्या लिखा है। वे सब मेले में पहुंच जाते हैं। हर्ष बेटा, झूला झूलोगे? हाँ मम्मा, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। ठीक है, तुम जाकर झूला झूल लो, हम लोग तुम्हारा यहीं इंतजार करते हैं। हर्ष चला जाता है। यही अच्छा समय है, अब हम घर चलते हैं। इसका काम तो हो गया। सही कहा तुमने, मेला घर से इतना दूर है कि ये वापस लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। गिरीश और महिमा वहाँ से चले जाते हैं। हर्ष जब वापस लौटता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। वो पागलों की तरह अपने परिवार वालों को ढूंढता है। कुछ घंटे ढूंढने के बाद जब उसे कोई नहीं मिलता तो उसे सब समझ आ जाता है। अब वो करता भी तो क्या? न घर का पता मालूम था, ना ही कोई फोन नंबर। थक हार कर वो वहीं बैठ जाता है। तुम दोनों तो हर्ष को मेले पर लेकर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए? और हर्ष कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। माँ, वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने की बहुत जिद कर रहा था, तो हम उसे अनाथ आश्रम छोड़कर आ गए हैं। कुछ दिन के बाद आ जाएगा, आप परेशान ना हो। वसुंधरा को दाल में कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और सीधे अपने रूम में चली जाती है। महिमा, माँ को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। महिमा सिर हिलाकर हाँ कहती है। 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब हर्ष वापस नहीं आता, तब वसुंधरा अपना फ़ोन उठाकर हर्ष के दोस्तों को फ़ोन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि हर्ष तो कभी अनाथ आश्रम गया ही नहीं था। गुस्से से आग बबूला होकर वसुंधरा गिरीश और महिमा के कमरे में जाती है। हर्ष तो अनाथ आश्रम गया ही नहीं, फिर तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहाँ है मेरा पोता, बताओ मुझे। माँ जी, वो आपका पोता नहीं है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब दो। माँ, वो हम लोग हर्ष को उस दिन मेले में ही छोड़कर आ गए थे। हमें नहीं पता कि अभी वो कहाँ है। क्या? उस छोटे से बच्चे को तुम मेले में ही छोड़कर आ गए, ये जानते हुए भी कि वो अभी सिर्फ 7 साल का है। बेचारे किस हाल में होगा वो मासूम। तो और क्या करते मम्मी जी, उसका ठेका थोड़ी ना ले रखा है हमने। हम क्यों भला किसी और के बेटे के लिए अपनी बेटी का हक मारे?
इस घर, परिवार और हमारे प्यार पर सिर्फ दृष्टि का हक है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम भी कोई मेरे सगे बेटे नहीं हो। ऐसे ही किसी अनाथ आश्रम से मैं तुझे लेकर आई थी। अगर उस समय मैं भी यही करती तो आज तुम भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों की सोच इतनी छोटी भी हो सकती है। वसुंधरा की बातों से दोनों का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो चुका होता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों हर्ष को ढूंढते हुए उसी मेले की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिवाय सन्नाटे के कुछ नजर नहीं आता। अगले दिन गिरीश और महिमा फिर से उसी मेले में हर्ष को ढूंढने जाते हैं। क्या हुआ साहब, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? कुछ दिन पहले हमारे साथ एक बच्चा आया था ना, जिसने झूला भी झूला था। आपने उसके बाद से कहीं देखा उसे? नहीं, उसके बाद मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन उस दिन बहुत रो रहा था बेचारा। रात तक यहीं बैठकर रोता रहा, फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। गिरीश और महिमा आगे बढ़ते हुए फिर किसी से पूछते हैं। आप जिस बच्चे को ढूंढ रहे हो ना, वो तो 2 दिन पहले ही मर चुका है। बेचारा पिछले कई दिनों से यहाँ रोज आकर अपने मम्मी पापा को ढूंढता था। कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था उसने। फिर एक दिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। 7 साल की मासूम की मौत के बारे में सुनकर गिरीश और महिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी घटिया सोच आज एक मासूम की मौत की वजह बन चुकी थी। क्या गिरीश और महिमा का एक 7 साल के बच्चे को लेकर ऐसा बर्ताव उचित था? गोद लिए हुए बच्चे को अपनाने के बाद भी आखिर क्यों उन पर सौतेले और अनाथ होने का टैग लगा दिया जाता है? क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही रिश्ते होते हैं? दिलों के रिश्तों का कोई वजूद नहीं होता? माला की नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल में सबको नए नए पकवान बनाकर खिलाती और सब बहुत खुश रहते। अरे माला, ये क्या, तू रोटी सब्जी बना रही है? माँ जी कई दिनों से रोज इतना तेल मसाला खा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सादा खाना बना लूं। क्यों? ये तेल मसाला तेरे मायके से आया है क्या? मैं तो पूरी हलवा ही खाऊंगी, समझ गई? जी ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए पूरी हलवा बना दूंगी। ठीक है, और शाम को मैं दम आलू और कचौरी खाऊंगी, उसकी भी तैयारी कर लेना। जी माँ जी। अब कुंती रोज नई नई फरमाइशें करने लगी। सुन, कई दिन से मैंने छोले भटूरे नहीं खाए, आज शाम को खाऊंगी। पर माँ जी, मैंने आज शाम का खाना जल्दी बना लिया है। वो शाम को हमें बाहर जाना है ना, इसलिए। अच्छा, खुद बाहर जाकर चाट पकौड़ी खाएगी और मेरे लिए दाल रोटी बना के रख दी है? नहीं नहीं माँ जी, बहुत ही स्वादिष्ट गोभी की सब्जी भी है। हाँ हाँ, गला ही क्यों नहीं दबा देती एक बार में मेरा? बुढ़ापे में भी मैं अपनी मर्जी का ना खा पाई तो जीने का क्या फायदा? ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं आपके लिए थोड़े से छोले भटूरे बना देती हूँ। कुंती खुश हो जाती है। अगले दिन। ये क्या है? ये एयर फ्रायर है माँ जी। इसमें खाना तलने में तेल घी का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अरे ऐसे खाने में क्या स्वाद? इससे तो अच्छा कि आदमी भूखा ही रह ले। अरे माँ जी, इससे आप बिना सेहत की परवाह किए तले हुए भोजन के स्वाद का आनंद ले सकती हैं। ऐसे खाने में क्या आनंद और क्या देवानंद। तू अपने लिए ही बना ये सब, मेरे लिए तो अच्छे घी में तल के प्याज के पकोड़े बना दे। हाँ। पर माँ जी, इस तरह रोज रोज इतना तेल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल चल, मुझे ये सब मत सिखा, और जितना कहा है उतना कर। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। मोहन, मुझे लगता है आपको माँ जी से बात करनी चाहिए। किस बारे में?
हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं। आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब माँ जी ने दाल रोटी खाई हो। इतना तेल सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, वो भी इस उम्र में। अरे माँ हमेशा से ही ऐसे ही खाने की शौकीन रही है। और कल तो तुमने रोटी और गोभी की सब्जी भी बनाई थी ना? बनाई तो थी, पर माँ जी ने अपने लिए अलग से छोले भटूरे बनवाए थे। अच्छा, तो अब से तुम उनका खाना एयर फ्रायर में बनाया करो। पर वो माने तब ना, कह रही थी उसमें बने हुए खाना और भूसे में कोई फर्क नहीं है। क्या? हे भगवान, माँ को कैसे समझाऊं कि ऐसा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कुछ सोचना तो पड़ेगा। अगले दिन कुंती शाम को 6 के बजाय 8 बजे सोकर उठती है। सामने मोहन, उसका डॉक्टर दोस्त राम और माला खड़े हैं। क्या हुआ? मैं अब उठ रही हूँ। और राम बेटा, तुम कैसे हो? बैठो बैठो। मैं तो ठीक हूँ आंटी, पर आप बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ माँ, तुम सोकर नहीं उठी हो। तुम सोते सोते ही बेहोश हो गई थी। माला ने झटपट मुझे फोन किया और मैंने राम को बुलाया। क्या? मैं तो अच्छी भली कढ़ाई पनीर और कुलचा खा के सोई थी। मुझे क्या हुआ है? आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है आंटी जी, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। हाय हाय, शुभ शुभ बोल, काल पोल बढ़े मेरे दुश्मनों का। अटैक आए उस कल मुही मीना को जिसने बचपन में मेरे बस्ते से काजू चुराए थे। मुझे क्या हुआ है? कालपोल नहीं, कोलेस्ट्रॉल माँ जी। ज्यादा तेल खाने से नसों में तेल जम जाता है और आपकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अगर माला समय पर फोन ना करती तो आपकी जान भी जा सकती थी। क्या? इस भरी जवानी में? तो अब मुझे क्या करना होगा? बस 2 महीने के लिए तेल घी बिल्कुल बंद। उसके बाद आपका टेस्ट करेंगे, फिर आप सीमित मात्रा में सब खा पाएंगी। 2 महीने में क्या खाऊंगी राम बेटा? मैं हूं ना माँ जी, आप जो कहेंगी मैं सब बनाऊंगी, बस बिना तेल का उपयोग किए। ठीक है, अब तू जो कहेगी वही होगा। इस घर में तेरा ही राज चलेगा। मुझे 2 समय का खाना तो दिया करेगी ना? अरे मेरी एक्टर माँ, ये माला नहीं डॉक्टर कह रहा है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। अच्छा बेटा राम, क्या आज रात हलवा पूरी खा लूं? कल से तो जिंदगी दुश्वार होने वाली है। ठीक है, आज रात खा लीजिए, छूट है आपको। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, मेरी जान बख्श दी। जाने कहां से ये नाशपिटा काल पौल पीछे लग गया। पर तुमने ये किया कैसे? अरे मैंने राम भैया से पूछ के माँ जी की चाय में एक नींद की गोली डाल दी थी, इसीलिए वो रोज से ज्यादा देर तक सोती रही। वाह, मेरी अकलमंद बीवी। मानना पड़ेगा भाभी, आपका प्लान तो काम कर गया। अरे अपनी माँ जी को अपने हाथों बीमार कैसे हो जाने दूं? और सब हंसने लगते हैं। शिक्षा, सेहत ही असली धन है। हॉरर कहानियां थी। कंचन रुदाली पार्ट 2। आ गई मेरी बेटी अब मेरे पास। ये कहती हुई अब तक रोती छाती पीटती कंचन जोर जोर से हंसने लग जाती है। मुखाग्नि मैं दूंगी, मैं एक रुदाली आज हंसेगी। और तुम सब रोगे। कंचन वहीं पड़ी निशा की लाश के ऊपर से ईंट को हटाती है और निशा की अर्थी को जला देती है। बिना किसी सही रस्म के निशा का शरीर राख में मिल जाता है। प्रेमनाथ और ठकुराइन बेसुध होकर सब कुछ देख कर भी पर अपने दिल और दिमाग पर लगे सदमे के कारण कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे।
जलती चिता को छोड़ कंचन उठकर हवेली से बाहर चल देती है। बाहर की ओर निकलती रुदाली फिर एक बार पलटती है और ठकुराइन को देखती हुई कहती है, चलती हो ठकुराइन, जल्दी ही लौटूंगी। उसके बाहर कदम रखते ही पूरे गांव में मानो सैलाब उमड़ पड़ता है। बारिश तूफान रुकने का नाम ही नहीं लेते। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बन जाती है। इतनी गर्मी के मौसम में ऐसी बारिश, इसकी हर बूंद ऐसी है मानो किसी अपने के गम में फूट फूट कर रो रही हो। हाँ, तुम सही कहती हो रंभा। और ये सब हुआ भी छोटी ठकुराइन की मौत के बाद। क्या कारण हो सकता है इन सब का? अरे हम सब कब तक घरों में छिप कर बैठे रहेंगे, हैं? अरे खेत की फसलें बर्बाद हो रही है सो अलग, ठाकुर साहब को ही जवाब देना होगा कि ये सब क्या है। परेशान होकर सभी गांव वाले तूफानी बारिश में ठाकुर साहब के घर पहुंचते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि ठाकुर साहब की हालत बहुत नाजुक है। कंचन, ये सब कुछ उसी का किया धरा है ना, जाने क्या करके गई है। जैसे ही उसने हवेली से जाते वक्त कहा जल्द ही लौटती हूँ, तब से इनकी तबीयत बिगड़ते ऐसी हो गई है। शहर से कोई डॉक्टर भी आने को राजी नहीं हो रहे। अब कंचन के घर जाना ही एक उपाय दिखता है। तभी ठाकुर साहब जोर जोर से चीखने लग जाते हैं। नहीं, मुझे प्रेत लोग नहीं जाना। अरे ठकुराइन, देखना ये तेरी बेटी को क्या हो गया है, मुझे साथ ले जाएगी ऐसा कह रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर कोई नहीं है। अजी निशा क्यों ले जाएगी आपको? ऐसा कुछ नहीं होगा जी। अरे गट्टू, तू भी आ गया। देख रही हो ना ठकुराइन, तुम्हारी बगिया संभालने वाला गट्टू आज तेरी बगिया उजाड़ने आया है। ये तो बहुत बुरा संकेत है ठकुराइन। ठाकुर साहब को सब मरे हुए लोग दिख रहे हैं। अरे जिस दिन हमारी निशा मरी थी उसी रात गट्टू भी मरा था। मरे हुए पति को छोड़ फिर भी कंचन ठाकुर साहब की बेटी को रोने आ गई। अजीब सा नहीं लगा सुनकर? क्या वो रुदाली गट्टू की पत्नी है? ये सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब बस वही दे पाएगी। हाँ ठकुराइन, और हमें एक बच्चा होगा, ये सपना भी गट्टू की पत्नी को ही आया था, जबकि हमारे वंश को तो श्राप था, श्राप। तेज बारिश में सभी भीगते भीगते रुदाली की कुटिया के बाहर पहुंचते हैं। तेज बारिश में बाहर औरतें काले कपड़े में अपने बालों को खोले अपने घुटनों पर बैठी जोर जोर से अपना सर घुमा रही थी। आएगा आएगा गया रे गया रे, आएगा आएगा गया रे, ऐसे कुछ अजीबोगरीब गाना गाती हुई जोर जोर से सर घुमाती वो औरतें बहुत डरावनी लग रही थी। हमें अंदर चलना चाहिए। सभी दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तोड़ दो दरवाजा। हाँ, तोड़ दो दरवाजा। दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़कर सभी अंदर आते हैं। सामने का दृश्य ऐसा भयावना कि कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये क्या? हे भगवान! ये कंचन कौन है? इसके घर से तो प्रेत लोग का रास्ता जाता है। कंचन उठकर आगे बढ़ती है और जाते हुए अंगारों को पार करती एक अजीब से चेहरे के राक्षस के पास पहुंचती है, जिसके हाथ में चाबुक था, जिससे वो रूहों को सजा देता था। पूरा गांव आ गया है मालिक, अब सबकी बलि ले लो और निशा और मेरे पति को वापस उनके शरीर में भेज दो। दोनों के शरीर को संजो कर रखा है मैंने। ये निशा बिटिया का शरीर तो सबने जलते हुए देखा है, तो रुदाली के पास शरीर कैसे है? ये क्या राज है? रुदाली गट्टू और निशा के शरीर को सबके सामने रखती है और कहती है, निशा मेरी बेटी थी, मेरी इकलौती बच्ची, जिसे मेरे पति ने ठाकुर साहब को सौंप दिया था, क्योंकि आप कभी मां नहीं बन सकती थी। बोले ठकुराइन, सच है ना ये? आप लोगों के पैसे के आगे मेरी ममता का गला घोट दिया गया। जिस दिन गट्टू ने मुझे बताया कि मेरी बेटी आपके घर जाने वाली है, मैंने उसी दिन से प्रेत लोग को अपना घर बना लिया था। पर मैं तो मां बनी थी, मेरे शरीर में सभी लक्षण थे, ये कैसे हो सकता है? आपको एक दवाई दी जाती थी जिसके कारण आपका शरीर एक गर्भवती औरत की तरह बदलने लगा, और फिर मैंने आपके गर्भ में डाल दिया प्रेत का अंश, वो अंश जो मेरी बेटी को मुझे वापस पाने में मदद करता। पर तुम्हारे वंशहीन होने के श्राप ने उस गर्भ का नाश कर दिया।
निशा तुम्हें सौंप दी गई। उसने मेरी कोख में ही सब तंत्र मंत्र सीख लिए थे, इसलिए उसे वही चीजें अपनी ओर खींचने लगी। अमावस के दिन उसकी वही शक्तियां उस पर हावी हो गई और वो चली गई सब कुछ छोड़कर। पर मैं उसे कैसे जाने देती। उसकी आत्मा को प्रेत लोक से उसके पिता ने बचा लिया और उसकी आत्मा उसके शरीर में आ गई। पर प्रेत सरकार बहुत क्रोधित हुई, इसीलिए आप सबकी आंखों में धूल झोंककर मैंने एक पुतले को जलाया, ना कि मेरी बेटी को। अब उसी सरकार की मदद से मैं फिर से अपनी बेटी और पति को पालूंगी और उसके बदले ये पूरा गांव ने सौंप दूंगी। भागो भागो यहाँ से, भागो 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 यहाँ से। हमें भी शरीर दिलवा देना कंचन, इन सब का शरीर तो है ही। हमें भी शरीर दिलवा देना कंचन, इन सब का शरीर तो है ही। आज कितने ही साल बीत गए। गांव अब आत्मा और प्रेतों के नाम से जाना जाता है। इतने मुर्दों में रह गई है जिंदा तो बस कंचन। हॉरर कहानियां थी। कंचन रुदाली पार्ट 1। माथे पर काले रंग की बिंदी लगाए, काले जोड़े में अपने पल्लू से अपने मुंह को धत्ती फुफकार कर कर रोती चीखती औरतें छाती पीट पीट कर अपना शोक व्यक्त करती एक लाश को घेरे रो रही थी। रो रे, छाती पीटो रे, ठकुराया तेरी बेटी गई है, रोना कैसी माँ है रोती नहीं। ए ठाकुर साहब बोलो, कुछ तो बोलो था। अरे ऐसे बूथ बनकर रहेगी तो ये दर्द तुम्हारे सीने में ही रह जाएगा। रो रो कर इसे निकाल दे ठकुराइन। राजस्थान में ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। किसी भी राजा या जमींदार के घर किसी की मौत पर रुदाली को शोक मनाने बुलाया जाता था, जो 12 दिनों तक चला करता था। ये किस्सा शुरू होता है राजस्थान के एक गांव बिलासपुर के जमींदार प्रेमनाथ के घर से। ठाकुर साहब के घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर सारी खुशियां, बस था नहीं तो एक बच्चा जो उन्हें पिता कहे। प्रेमनाथ अपने बगीचे में बैठे उदास चेहरा लिए सोचते हैं, कब मेरे आंगन में नन्ही सी जान खेलेगी, कब? अरे इतनी संपत्ति किस काम की है? भगवान पर भरोसा रखिए साहब, वो सबका ख्याल रखता है। कल ही मेरी लुगाई को सपना आया था कि ठकुराइन एक बच्ची के साथ खेल रही हैं। क्या सच में? तो वो श्राप जो हमारे वंश को लगा था? अरे अरे अरे, कितने समय बीत गए ठाकुर साहब, अब काहे का श्राप? कितने दिन ही छिपा करता है, हैं? अब तो आप खुशियां मनाइए। माली की बात सच निकली और ठकुराइन गर्भ से रही और 1 साल में ही उन्होंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया जिसका नाम निशा रखा गया। निशा यानी अंधेरा, घोर अंधेरा। और निशा की पसंद भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन से उसे काली चीजें संजोने का बड़ा शौक था। हे भगवान, ये काली गुड़िया कहाँ से ले आई? फेंक इसे निशा, डर नहीं लगता तुझे? गुड़िया पूरी तरह काले कपड़े में रुई डालकर बनाई गई थी। गले में लाल रंग के धागे में एक ताबीज, मानो किसी तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल में लाया जाता हो। ठकुराइन घबरा जाती है और उस गुड़िया को निशा के हाथ से लेकर नीचे फेंक देती है। तुम्हें कुछ हो जाता तो बेटा? नहीं माँ, मुझे क्या होता? ये डॉल तो मेरी फेवरेट बनेगी। मुझे काला रंग कितना पसंद है, आप जानती हो ना माँ। ऐसी ही कुछ अजीब हरकतें करती निशा बड़ी हुई और आज 18 साल की होने वाली थी। एक दिन बाद ही उसका बर्थडे था। अपने जन्मदिन और मौत के एक दिन पहले वो रात को कहीं से बड़ी देर से लौटी और आते ही अपने कमरे में चली गई। और उस रात की सुबह फिर हुई ही नहीं। आज आसमान कितना अलग सा है ना, कितना घोर अंधेरा है। तुम्हें अंधेरे से कैसा प्यार है लाडो? अमावस की रात आते ही बाहर जाने के लिए बेचैन हो जाती हूँ, पर हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें बाहर जाने नहीं मिलेगा। जाओ कमरे में आराम करो। कल जन्मदिन है ना तुम्हारा, बहुत बड़ी दावत रखी है गांव वालों के लिए। छिप कर ही सही,
आज तो मैं बाहर जाकर रहूंगी। 18 साल की हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ। मेरा बर्थडे तो बाहर ही सेलिब्रेट होगा। ठीक 12 बजे निशा छिपकर बाहर चली जाती है और सबके सोने के बाद वापस लौटकर सीधे अपने कमरे में जाकर लाश की तरफ बिस्तर पर गिरती है और एक टक खिड़की के बाहर ही देखती रहती है, मानो कोई बाहर आसमान से उसे देख रहा हो। रात के 3 बजे। ओ अंकल जल्दी चलो ना। निशा के आगे लाइन में लगा हुआ आदमी अपने हाथ को शरीर से अलग कर निशा के हाथ में देता हुआ कहता है, अरे परेशान कर दिया है, अब आगे वाला बढ़ता नहीं तो कैसे बढ़ूं मैं? इस हाथ से उसे नीचे जलते आग में धक्का दे दो। ये सब क्या है? गुनु काका, आप तो पौधों को पानी देते हो ना? आप यहाँ और हम सब कहाँ जा रहे हैं? और आपके हाथ कैसे कटे? यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं और कोई किसी का नौकर नहीं छोटी मालकिन। मौत के बाद तो सब बराबर है, सब। काश अपनी बेटी से जीते ही मिल पाते हम। कोई नहीं, तुम मेरे पास आ गई। खैर देखो, हम मर चुके हैं। कल रात ही तुमने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। अब तक तो तुम्हारे शरीर को जलाने की तैयारी भी शुरू हो गई होगी। रात को तो मैं घर पर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, फिर क्या हुआ? काका ये सब क्या है? मैं सपना देख रही हूँ ना, मुझे वापस जाना है। निशा चारों तरफ देखती है, चारों ओर भूत पिशाच तड़प रहे थे। हमें जाने दो। गलती हो गई। काका मुझे बहुत डर लग रहा है काका। कुछ आत्माएं स्वर्ग और नर्क के बीच में फंसी रह जाती है। ये वही दुनिया है, प्रेत लोग। अब पता नहीं कब तक यहाँ रहना होगा। काका मुझे बचा लो प्लीज। माली अचानक पीछे पलटता है और निशा को नीचे जलती आग में धक्का दे देता है। अरे लाश के अंगूठे में धागा तो बांधो। सबके इंतजार में तुम लोगों ने शाम कर दी। अरे अब रात को लाश को जलाया भी नहीं जाता। पास बैठी एक औरत निशा की लाश के पास जाती है और अंगूठे में धागा बांधने के लिए एक रेशम का धागा तोड़ती ही है कि लाश हवा में उड़ जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ऐसा तो तभी होता है जब लोग से कोई आत्मा वापस आ जाती है। छोटी मालकिन के साथ कोई साया था, इसका शरीर जला दो वरना यह सबको खा जाएगी। न जाने क्या लेकर लौटी है। कंचन रुदाली निशा की लाश को पकड़कर उसके सीने में एक पत्थर रखकर उसके कान में कुछ बोलती है। क्रियाकर्म की कोई रस्म किए बिना ही सभी निशा की लाश को जला देते हैं। चली गई मेरी बिटिया। अब तो मेरी गुड़िया मेरे पास ही रहेगी। आखिर क्यों प्रेमनाथ के मालिक ने प्रेत लोक से निशा को बचाया? उस अमावस की रात क्या हुआ था? कंचन ने कैसे उसे अपने बस में किया? जानने के लिए देखिए कंचन रुदाली पार्ट 2।